with respect to the DRT and the BRT special investigation paper. In BRT, it is the first paper in which all the special investigations are asked in the exam, and for this IVP is one of the most important topic. It can be asked in a short note or for a 16 marks question. Intravenous pyelography. In intravenous pyelography, we done it for the kidney, ureter and the bladder. So before going through intravenous pyelography, we will go through the anatomy of the kidney, ureter and the bladder. Kidney, ureter and the bladder. First, kidneys. Kidneys are the bean shaped structure located in the retroperitoneal step. किडनीज क्या होती है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में लोकेटेड होता है. रेट्रोपेरिटोनियल मतलब कि इफ दिस इज एन एब्डोमेन एंड दिस इज द पेरिटोनियम लेयर, in the posterior part of this kidneys are located. So retroperitoneal space. Right kidney is slightly lower than the left due to the presence of the liver. जो राइट किडनी होती है वो लीवर्स की वजह से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होती है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में. एंड दिस kidneys from the upper pole side are located more posteriorly and the lower pole is more anteriorly. Each kidney measures about 10 to 12 सेंटीमीटर. जो किडनी की लेंथ होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर. इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर. जो विड्थ होती है वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर. और इनकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस यानी कि इनकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर. किडनी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. ये किडनी का स्ट्रक्चर है. ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. जो आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला. जो आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है, जो बीच वाला जो पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेडुला. और जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. एक बार हम इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये किडनी हो गई, इसके ऊपर हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है. ये किडनी, ये यूरिटर जिसके थ्रू यूरिन फिल्टर होके आता है, एंड दिस इज द ब्लैडर. किडनी, these are the ureters and this is bladder. This is the diagram with respect to our skeletal system. Again to the kidneys theory. The outer cortex consisting glomeruli while the inner medulla consists the renal pyramids leading to the renal pelvis. जो आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ग्लोमेरुलाई. और जो इनर मेडुला वाला पार्ट होता है उसके अंदर रिनल पिरामिड्स प्रेजेंट होता है. जो हमारी किडनीज होती है, ये जो हमारी किडनीज है, इसके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है. नेफ्रॉन्स जो होते हैं फंक्शनल जो पार्ट होता है किडनीज का वो क्या होता है? हमारे नेफ्रॉन्स, जो कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी की वो होती है नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स क्या होती है? फिल्टर करने का काम करती है किसको? ब्लड को. तो जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन्स जो होती है इस तरीके से होती है. ये आती है हमारी एफरेंट आर्टरी, ये ग्लोमेरुलाई, और ये इफरेंट जो कि एग्जिट कर रही है. ये बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, और फिर ऊपर जाके डीसीटी बनाती है, और फिर यहाँ पे पूरा ये कलेक्टिंग डक्ट. दीज नेफ्रॉन्स, तो ये जो नेफ्रॉन है इसका जो ये ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है, ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स के अंदर, और ये जो लूप प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है मेडुला में. तो वो जो लाइन है उसके अंदर यही कहा गया है कि outer cortex consists glomeruli and while the inner medulla consists of the renal pyramids leading to the renal pelvis.
किडनी का वो वाला पार्ट होता है रिनल पेल्विस, किडनी का वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे वीन्स, आर्टरीज, यूरिटर, वीन्स जो है वो एग्जिट करती है, आर्टरी एंटर करती है, यूरिटर एग्जिट करती है, और लिम्फेटिक सिस्टम जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, रिनल पेल्विस वाला पार्ट बोलते हैं किडनी का। Renal hilum, medial border contains the renal artery, vein and ureter, lymphatics and the nerves. This is all about the kidneys. Next, ureter. Ureters are muscular tubes 25 to 30 centimeter long that transport urine from the kidneys to the bladder. Ureter जो है muscular tubes होती हैं, जो कि muscular tube होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को, जो कि किडनी से ट्रांसपोर्ट होता है ब्लैडर के पास, किडनी से ब्लैडर के पास यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है यूरिटर्स। दी ओरिजिनेट फ्रॉम द रिनल पेल्विस, रिनल पेल्विस से ओरिजिनेट होती है, ये जो पार्ट है रिनल पेल्विस से ओरिजिनेट होती है। डिसेंड रेट्रोपेरिटोनियली अलोंग दी श्वास मेजर मसल बिफोर एंटरिंग द ब्लैडर, ब्लैडर में एंटर करने से पहले ये श्वास मेजर मसल होती है जो कि हमारे एब्डोमेन के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, वहाँ बिफोर एंटरिंग द ब्लैडर इसके पीछे से ये जाती है और ब्लैडर में एंटर करने से पहले इसके पीछे से फ्लो करती है और आके यहाँ पे जुड़ती है ब्लैडर से। उसके बाद है यूरिटरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, कॉमन साइट्स ऑफ किडनी स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन। कौन कौन सी कॉमन साइट है जहाँ पे किडनी स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है? यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन, पेल्विक ब्रीम एंड द यूरिट्रो वेसाइकल जंक्शन। यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन वो होता है जहाँ पे यूरिनल पेल्विस मीट करता है यूरिटर से, ये किडनी है और ये यूरिटर है, तो जहाँ पे किडनी यूरिटर से मीट करती है वो होता है हमारा यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन। जहाँ पे यूरिटर ब्लैडर से मीट करता है वो होता है हमारा यूरिट्रो वेसाइकल जंक्शन। यूरिट्रो वेसाइकल जंक्शन वेयर द यूरिटर एंटर्स द ब्लैडर एंड पेल्विक ब्रीम वेयर द यूरिटर क्रॉसेस द इलियक वेसल्स। पेल्विक ब्रीम वो वाला एरिया होता है जहाँ पे यूरिटर जो है क्रॉस करती है इलियक वेसल्स को। पेल्विक ब्रीम वेयर द यूरिटर क्रॉसेस द इलियक वेसल्स। यूरिटरी कॉन्स्ट्रक्शंस की कॉमन साइट किडनी स्टोन्स की क्या क्या हो गई? यूपीजे जंक्शन, पेल्विक ब्रीम एंड द यूरिट्रो वेसाइकल जंक्शन। यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन वो होता है जहाँ पे रिनल पेल्विस मीट करती है यूरिटर से। पेल्विक ब्रीम वो पार्ट होता है जहाँ पे यूरिटर जो है क्रॉस करती है इलियक वेसल्स को, और यूरिट्रो वेसाइकल जंक्शन वो पार्ट होता है जहाँ पे यूरिटर एंटर करती है ब्लैडर में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसके अंदर यूरिन आके स्टोर होता है। यूरिन आके क्या होता है? स्टोर होता है। होलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है बिहाइंड दी प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर। एंड ये वाला जो पार्ट है ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये यहाँ पे प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन है, पेल्विक बोन का पार्ट है प्यूबिक बोन, और जहाँ पे ये दोनों कनेक्ट हो रही है ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये कौन सा जॉइंट होता है? हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रास के बीच में भी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये वाला पार्ट जहाँ पे दोनों प्यूबिक बोन आके मीट करती है, इस रीजन को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो वर्टिब्रास होती है उन दोनों के बीच में भी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर, इट सर्व्स एज टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये क्या काम करता है? यूरिन के टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। ब्लैडर वॉल कंसिस्ट डिट्रोसर मसल, जो ब्लैडर की वॉल होती है, दीवार होती है, वो डिट्रोसर मसल की बनी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है मिक्चुरेशन के दौरान। और ये जो मिक्चुरेशन है इसको कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिंपैथेटिक सिस्टम।
The triangular area between the ureteric opening and the urethral orifice is clinically significant at it is common site of infection. जो ट्राइगोन होता है, ये ट्राइगोन जो है वो कौन सा पार्ट है? ये हमारा ब्लैडर है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट यूरिटर, एक ये वाला यूरिटर का पार्ट, एक ये वाला यूरिटर का पार्ट, एंड द पार्ट जहाँ से यूरिथ्रा ओपन होती है ब्लैडर की, ये जो तीनों मिलके ट्राइगोन एरिया बनाते हैं, इसी को हम ट्राइगोन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है क्लिनिकली बिकॉज इट इज़ अ कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन. ट्राइगोन एरिया किस किस के बीच में? जहाँ पे दोनों यूरिथ्रा ओपन हो रही है और जहाँ से यूरिथ्रा पास आउट हो रही है, ये तीनों मिलके एक ट्राइगोन एरिया बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैडर हैज़ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 400 to 600 ml. ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? 400 से 600 ml. तो हमने क्या क्या पढ़ा कि होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन का काम करता है. ट्राइगोन एरिया प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू यूरिटर्स एंड द यूरिथ्रा. ये ट्राइगोन एरिया होता है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है बिकॉज इट इज़ अ कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन. ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 400 से 600 ml. 400 से 600 ml. अब हम पढ़ते हैं कि रेडियोग्राफिक अपीयरेंस कैसा होता है कि यूबी एक्सरे का. किडनीज जो होती हैं वो सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती है, तो इनकी में अपीयर एज सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन. यूरिटर्स जो होती है वो यूजुअली विजिबल नहीं होती जब तक कि वो ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो. यूरिटर विजिबल नहीं होती जब तक कि ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो कहीं पे. ब्लैडर जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी का होता है पेल्विक रीजन में. रेडियोपिक कैल्कुलाई स्टोन्स मे बी विजिबल इन रीनल, यूरेट्रिक और ब्लैडर रीजन्स. कैल्कुलाई जो है वो किडनी में भी प्रेजेंट हो सकती है, यूरेटर में भी और ब्लैडर में भी. दिस इज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ द किडनी, यूरेटर एंड द ब्लैडर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रावेनस पाइलोग्राफी. बिफोर गोइंग थ्रू द इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, फर्स्ट वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंट्रावेनस पाइलोग्राफी. The history is not that much important, so just we will be reading this, going through fastly, and after we will study the IVP in detail. Early development in urinary tract imaging. Before the development of IVP के development से पहले urinary tract imaging was a challenging due to lack of contrast media. IVP के पहले जो urinary tract imaging थी वो बहुत difficult थी क्योंकि contrast media नहीं था उस टाइम पे अपने पास. इन द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी फिजिशियन रिलाइड ऑन प्लेन एक्सरे. फिजिशियंस जो थे वो प्लेन एक्सरे के ऊपर, रेडियोग्राफ्स के ऊपर ही रिलाई करते थे यूरिनरी स्टोन, सॉफ्ट टिश्यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे किडनी, यूरिटर और ब्लैडर को. और जो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ है एक्सरे के ऊपर इतने ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज नहीं होते. दिस इज ऑल अबाउट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट. देन डिस्कवरी ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट. जब डिस्कवरी हुई कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स की 1920 और 30s के बीच में, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिवोल्यूशनाइज्ड द रेडियोग्राफिक इमेजिंग इन 1923. द फर्स्ट कॉन्ट्रास्ट स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट नोन एज रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी. 1923 के अंदर पहली कॉन्ट्रास्ट स्टडी की गई यूरिनरी ट्रैक्ट की, जिसको क्या नाम दिया गया? रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, जिसको परफॉर्म किया गया डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करके थ्रू द यूरिटर थ्रू सिस्टोस्कोप. वाइल इफेक्टिव दिस टेक्निक वाज इन्वेसिव एंड अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट. ये जो टेक्निक थी ये इफेक्टिव तो थी, बट ये टेक्निक जो थी इन्वेसिव थी और पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी. देन इन 1929 जो जर्मन फिजिशियन थे मोजेस स्विक ने डेवलप की इंट्रावीनस कॉन्ट्रास्ट एजेंट को फॉर विजुअलाइजिंग द यूरिनरी ट्रैक्ट. दिस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, जिसको हम इंट्रावीनस यूरोग्राफी और एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी के नाम से भी जानते हैं. इन्वॉल्व इंजेक्टिंग आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू द वीन. इसके अंदर वीन के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है. वाइल इन रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी वीन के अंदर ना इंजेक्ट करके इसको रेट्रोग्रेडली कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट किया जाता है यूरिटर के थ्रू. पहले सिस्टोस्कोप को हम यूरिटर तक लेके जाते हैं थ्रू द यूरिथ्रा एंड द ब्लैडर, एंड फिर उसके थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं. इंट्रावीनस पाइलोग्राफी के अंदर वीन के अंदर कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जब वीन के थ्रू ब्लड जो है वो किडनी के पास जाता है, और जब किडनी से जब फिल्टर होता है ब्लड
किडनी के थ्रू, किडनी में जब फिल्ट्रेशन होता है तो वो कॉन्ट्रास्ट जब है किडनी के अंदर कलेक्ट होता है और फिर यूरिन के थ्रू यूरिटर और ब्लैडर में पास होता है, तो हमें किडनी, यूरिटर और ब्लैडर का विजुअलाइजेशन होता है। दिस मेथड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। ये जो IVP मेथड जो कि 1929 में मोजेसिक ने दिया, इसने डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को बहुत इम्प्रूव किया और पेशेंट के कंफर्ट को भी। फिर उसके बाद जब और एडवांसमेंट हुआ कॉन्ट्रास्ट मीडिया में 1940s एंड 1970s में, इनिशियली अर्ली कॉन्ट्रास्ट एजेंट कॉज्ड फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट। जो इनिशियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया थे वो हाई और स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया थे, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते थे, जैसे कि नोजिया, एलर्जिक रिएक्शंस, ये सब। फिर उसके बाद 1940 और 50 में सेफर और वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को डेवलप किया गया, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस जो थे वो रिड्यूस हुए। 1970s में नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया आया, जिसने और एडवर्स रिएक्शन को रिड्यूस किया। फिर उसके बाद 1950 और 1980s के अंदर जो IVP था गोल्ड स्टैंडर्ड था फॉर डायग्नोस्टिंग किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स को डायग्नोस करने के लिए IVP जो था 1950s टू 1980s, 50s से 80s तक IVP was the gold standard for diagnosing the kidney stone, tumor, urethral obstructions and the congenital abnormalities. It became routine part of the urological and the nephrological evaluation. But अब CT, MRI और ये MR यूरोग्राफी, CT यूरोग्राफी, ये सारी इमेजिंग्स आने के बाद अब IVP इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लास्ट 10 ईयर से तो बिल्कुल बहुत कम यूज़ होता है। डिक्लाइन रिप्लेसमेंट ऑफ एडवांस इमेजिंग 1990s एंड प्रेजेंट। With the advancement of ultrasound, CT, urography, MRI, urography, 90s and in the 1990s and the 20s, IVP became less commonly used. CT urography offers superior detail, fast imaging and better visualization of renal ureteric pathologies without requiring multiple time-delayed films. Ultrasound and MRI have further replaced IVP in patients with contrast allergies or renal impairment. करंट रोल ऑफ IVP का करंट रोल क्या है? ऑल्थो largely replaced by CT urography, IVP is still occasionally used in select cases, especially in settings where CT unavailable and where assessing urodynamic function of the kidney over time. जहाँ पे CT urography और ये सारी चीज़ें अनअवेलेबल होती है, वहाँ पे IVP को अभी भी यूज़ किया जाता है। IVP plays a crucial role in the development of modern urological imaging. While it has largely been supplemented by the more advanced technique, its historical significance in the evolution of urinary tract diagnosis remains profound. अब जो हम पढ़ने वाले हैं IVP, it is very important for the BRT and DRT examinations. अब हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे IVP और BRT के बारे में। अभी हमने जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ा वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं IVP इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। इंट्रावीनस मतलब कि वीन्स के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करें, और पाइलोग्राफी मतलब कि किडनी का जो कैलिक्स वाला पार्ट होता है, जो पेल्विस वाला पार्ट होता है, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है पाइलोग्राफी। सो इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, इसी को हम इंट्रावीनस यूरोग्राफी और एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी भी बोलते हैं। एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी। तो IVP के क्या क्या नेम्स हैं? एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी एंड IVU भी हम इसको बोलते हैं। इंट्रावीनस पाइलोग्राफी ऑल्सो नोन एज इंट्रावीनस यूरोग्राफी, इट इज़ अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम है हमारा, किडनी, यूरिटर एंड ब्लैडर, उसका ये क्या है? रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है, इंक्लूडिंग द किडनी, यूरिटर एंड ब्लैडर, यूजिंग एंड आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसके अंदर हम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। और किसके अंदर इंजेक्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट को? वीन में। इंट्रावीनसली हम कॉन्ट्रास्ट को देते हैं। द कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स द यूरिनरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स ऑन एक्सरे इमेजेस, हेल्पिंग डायग्नोस वेरियस कंडीशंस। बहुत सारी कंडीशंस को डायग्नोस करने में ये हेल्प करता है। अब हम इंडिकेशंस पढ़ेंगे कि किस किस कंडीशन में हम इसको कॉमनली परफॉर्म करते हैं। इंडिकेशंस वो होते हैं जिस कंडीशंस में हम इनको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस, किडनी स्टोन, यूरिटेरिक स्ट्रक्चर्स और ट्यूमर्स, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि डुप्लीकेटेड यूरिटर की 2 यूरिटर्स हैं, ठीक है, हॉर्सशू किडनी के लिए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के लिए,
इन्फेक्शंस, यूटीआई, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ब्लैडर डिसऑर्डर्स के लिए वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स, वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स के लिए वैसे तो मेनली मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी परफॉर्म किया जाता है। मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरोग्राफी को भी हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट और जो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए भी हम इसको परफॉर्म करते हैं आईवीपी को। ब्लैडर ट्यूमर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, रिनल पैथोलॉजी जैसे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, पॉलीनेफ्राइटिस, रिनल सिस्ट, मासेस, ट्रोमा, किडनी और यूरेट्रिक इंजरीज, इन सब के दीज ऑल आर द इंडिकेशंस। और अदर इंडिकेशंस आर ऑल्सो देयर लाइक रिनल अजीनेसिस and these are the conditions in which we perform the intravenous pylorography. Now we will go through the contraindications of the IVP. Contraindications are in which IVP is not recommended. वो केसेस जिसके अंदर हम IVP को रिकमेंड नहीं करते, जैसे कि रिनल इम्पेयरमेंट, पुअर किडनी फंक्शंस है, हाई सीरम क्रिएटिनिन लेवल है तो हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है वो होना चाहिए 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में, और GFR नॉर्मल होना चाहिए। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है 125 ml पर मिनट होती है। अगर इससे ये GFR नॉर्मल नहीं है उन केसेस में हम IVP को परफॉर्म नहीं करेंगे। एलर्जी टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, अगर किसी पेशेंट को आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी है तो उस केसेस में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसके अंदर IVP के अंदर यूज़ होता है तो IVP को परफॉर्म नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के केसेस में, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है और अगर फीटस को डोज लग जाती है तो जो डोज होती है, रेडिएशन डोज होती है, वो हार्मफुल होती है, इसलिए हम प्रेगनेंसी के केसेस में भी इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके बाद है सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में भी हम IVP को परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन के केसेस में क्या होता है कि जो रिनल वेन होती है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है और रिनल फेलियर हो जाता है चिल्ड्रंस के अंदर, इसलिए हम सीवियर डिहाइड्रेशन में भी IVP को परफॉर्म नहीं करेंगे। मल्टीपल मायलोमा के केस में भी हम नहीं करेंगे, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो रिनल फंक्शंस को वर्सन कर देती है। So this is also a contraindication of IVP. अगर किसी पेशेंट की फियोक्रोमोसाइटोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ फंक्शनल ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। फंक्शनल ट्यूमर का मतलब है कि एड्रिनल ग्लैंड का फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर होता है जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करता है एक्टिवली। These are the contraindications of the IVP. इंडिकेशन हमने देखे, इंडिकेशंस और भी होते हैं लाइक मालफॉर्मेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं। न्यूरेसिस के केस में न्यूरेसिस के केस में भी हम IVP को परफॉर्म करते हैं। अगर एनोरेक्टल एनोमलीज हैं उस केसेस में भी हम इसको परफॉर्म करते हैं। मालफॉर्मेशन ऑफ जेनिटिलिया है जैसे कि क्रिप्टोचाइडिज्म, थर्ड डिग्री हाइपोस्पाडियासिस, इन केसेस में भी हम IVP को परफॉर्म करते हैं। चाइल्ड के अंदर अगर वेटर एनोमली है, वेटर एनोमलीज VATER, वेटर एनोमली है उस केसेस में भी हम IVP को परफॉर्म करेंगे। वेटर एनोमली क्या होता है? द पेशेंट्स हैविंग द वर्टिब्रल, एनाल, ट्रेकियो, इसोफेजियल और एंड द रिनल एबनॉर्मलिटीज, इस केसेस में भी हम परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रास्ट IVP एंड these are the indications and contraindications of IVP. नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें IVP परफॉर्म करना है तो हम क्या क्या पेशेंट प्रिपरेशन करवाएंगे इसके लिए। सबसे पहले
पेशेंट की हिस्ट्री चेक करेंगे कि पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट से कोई एलर्जी तो नहीं है, रिनल फंक्शन टेस्ट, अदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये सारी पेशेंट की हिस्ट्री को हम चेक करेंगे। पेशेंट को हम बोलेंगे फास्टिंग के लिए पेशेंट को 4 से 6 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, पेशेंट को एडवाइस करना है कि 4 से 6 घंटे तक कुछ भी ना खाए। बोवेल प्रिपरेशन को चेक करेंगे, पेशेंट का जो इंटेस्टाइन है वो खाली होना चाहिए ड्यूरिंग द आईवीपी। सो हम पेशेंट को बोलेंगे कि लैक्सेटिव्स वगैरह लेने के लिए बिफोर 2 मतलब जिस दिन हमें करना है उसके 2 दिन पहले वाली जो रात होगी उसमें 2 से 4 टैबलेट्स डल्कोलेक्स की हम पेशेंट को देंगे। हमें इंश्योर करना है कि पेशेंट जो है वो हाइड्रेटेड हो, प्रॉपर फ्लूइड इंटेक रिकमेंडेड। प्री प्रोसीजर टेस्ट हमें पेशेंट का करना है, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड, यूरिन नाइट्रोजन लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए पेशेंट के। सो दिस आर दी प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट्स। फिर उसके बाद है प्रोसीजर स्टेप्स की। प्रोसीजर स्टेप्स में हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से हम पूरे प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। पेशेंट को जो है हमें सुपाइन पोजीशन में लगाना है, एक्सरे टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में। स्काउट फिल्म लेंगे हम पेशेंट की। स्काउट फिल्म क्या होता है, प्लेन रेडियोग्राफ होता है केयूबी का। कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेटर करने से पहले जो हम फिल्म लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट को देने से पहले जो हम पेशेंट की नॉर्मल केयूबी की जो फिल्म लेंगे वही क्या होती है हमारी स्काउट फिल्म, ताकि कोई भी अगर कैल्सिफिकेशन हो, कोई कैलकुलाई हो, कोई एब्डोमिनल मास हो, कोई ट्रोमा हो तो वो हमें पहले ही पता चल जाए। इनके स्काउट फिल्म, अ प्लेन रेडियोग्राफ ऑफ केयूबी इज टेकन बिफोर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू चेक एनी एग्जिस्टिंग कैल्सिफिकेशन और एबनॉर्मेलिटीज। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन, कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, वाटर सॉल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ किया जाता है जैसे कि आयोहेक्सोल, आयोपेमिडोल। इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है यूजुअली एंटीक्यूबाइटल वेन में। यूजुअली कौन सी वेन में इंजेक्ट किया जाता है, एंटीक्यूबाइटल वेन में इंजेक्ट किया जाता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अच्छा, इसमें डोज नहीं दी हुई है तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को डोज की कितनी कितनी डोज हमें देनी है। एडल्ट्स के लिए होती है 50 to 100 ml एंड चिल्ड्रंस के लिए, चाइल्ड के लिए 1 to 2 ml पर kg, 1 to 2 ml पर kg। और अगर 6 मंथ से छोटा है तो 10 ml, 6 months to 2 years के लिए हम देंगे 20 ml एंड फॉर 2 to 10 years वी विल गिव 20 to 40 ml एंड बाकी यूजुअली जो होती है वो 1 to 2 ml पर kg होती है। अब हम बात करते हैं इमेज एक्विजिशन की। जब हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो जो हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है 20 सेकेंड बाद हमें देखने को मिलता है, 20 सेकेंड बाद हमें इमेज देखने को मिलती है रिनल पैरेन्काइमा की। कॉर्टिकल पैरेन्काइमा हमें मेनली देखने को मिलता है 20 सेकेंड बाद, बट उस फिल्म को हम नहीं लेते। जो यूजुअल सीक्वेंस होता है फिल्म का वो ये होता है, सबसे पहले हम इमीडिएट फिल्म जो लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोग्राम फेज, जो 1 से 3 मिनट में ली जाती है। ये हमें शो करती है रिनल पैरेन्काइमा को शो करती है इमीडिएट फिल्म नेफ्रोग्राम फेज 1 से 3 मिनट पे। फिर उसके बाद हम लेते हैं 5 से 10 मिनट फिल्म जिसको हम पाइलोग्राम फेज भी बोलते हैं। वो डेमोस्ट्रेट करता है हमें रिनल पेल्विस एंड कैलिसिस। फिर उसके बाद हम लेते हैं 15 मिनट फिल्म जिसको हम यूरेट्रोग्राम फेज भी बोलते हैं, जो कि विजुअलाइज करता है हमें यूरिटर्स एज कॉन्ट्रास्ट पासेस इनटू द डैम। 15 मिनट फिल्म में हमें केवल यूरिटर नहीं, पूरी किडनी और किडनी भी हमें दिखेगी और यूरिटर भी हमें विजुअलाइज होगा। फिर उसके बाद हम लेते हैं 15 मिनट फिल्म पोस्ट वॉइड फिल्म। पोस्ट वॉइड फिल्म से पहले हम एक 35 मिनट फिल्म भी लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टोग्राम फेज, जिसके अंदर हमें ब्लैडर विजुअलाइज होता है, प्रॉपर्ली ब्लैडर विजुअलाइज होता है, किडनी और यूरिटर भी विजुअलाइज होता है, पर मेनली ब्लैडर के लिए हम इस फिल्म को लेते हैं। तो पोस्ट वॉइड फिल्म से पहले हम 35 मिनट फिल्म लेते हैं। उसके बाद पोस्ट वॉइड ब्लैडर वॉइड करने के बाद तुरंत बाद जो फिल्म ली जाती है उसको हम पोस्ट वॉइड फिल्म बोलते हैं, जो कि कैप्चर करता है यूरिनरी ब्लैडर को आफ्टर मिक्चुरेशन टू असेस द एम्पटिंग कैपेसिटी को असेस करने के लिए जो लेते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट वॉइड फिल्म। जो पोस्ट वॉइड फिल्म जो होती है वो हमें बताती है कि
अगर कोई रेसिडुअल यूरिन प्रेजेंट है, ब्लैडर म्यूकोजल लीजन्स के बारे में हमें बताती है, मैं लिख देती हूँ। पोस्ट वाइट फिल्म क्या क्या बताती है हमें? ये हमें बताती है रेसिडुअल यूरिन के बारे में, ये हमें बताती है ब्लैडर लीजन्स के बारे में। पोस्ट वाइट फिल्म ये हमें बताती है डाइवर्टिक्यूला, ब्लैडर डाइवर्टिक्यूला के बारे में। ये हमें बताती है VUR वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स के बारे में। ये हमें बताती है ब्लैडर ट्यूमर के बारे में। ये हमें बताती है कोई भी आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। पोस्ट वाइड फिल्म ये सारी चीज़ों को हमें बताती है। फॉर ऑल दिस कंडीशन वी परफॉर्म द पोस्ट वाइड फिल्म। और उसके बाद कुछ स्पेशल फिल्म्स भी होती है IVP में, लाइक ओब्लिक फिल्म, इरेक्ट फिल्म एंड प्रोन फिल्म्स दैट आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। देन द लास्ट पॉइंट इज द डिलेड फिल्म्स। डिलेड फिल्म्स आर नॉट कंपल्सरीली, दीज आर टेकन इन द केसेस जहाँ पे डिलेड एक्सक्रीशन है जो पैरन एंड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन और रेनल फंक्शन। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और रेनल डिसफंक्शन है, उन केसेस में हम डिलेड फिल्म्स को लेते हैं। जो डिलेड फिल्म्स होती है इनका सीक्वेंस होता है 1 hour, 3 hour, 6 hour, 12 hour and the 24 hour. 1, 3, 6, 12 and 24 hour. This is the sequence of the delayed films. Then it is an important note you can write if you want to write. जो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी होती है चिल्ड्रन की, या फिर हम बोले नियोनेट्स की, जो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी होती है किडनीज की, वो स्लो होती है, डिले होती है। इसलिए जो फिल्म्स होती है नियोनेट्स के अंदर, जो फर्स्ट फिल्म लेते हैं, फर्स्ट फिल्म जो लेते हैं वो 15 मिनट बाद ली जाती है, कॉन्ट्रास्ट देने के 15 मिनट बाद, क्योंकि जो नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर जो किडनी जो होती है वो फुली डेवलप्ड नहीं होती, किडनी जो होती है वो फुली डेवलप नहीं होती, इसलिए उनके अंदर 15 मिनट बाद फिल्म को लिया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देन उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर की, प्रोसीजर होने के बाद हमें क्या क्या ध्यान देना है। पेशेंट को बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करे ताकि कॉन्ट्रास्ट जो है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। रिएक्शंस को मॉनिटर करना है कि कोई कॉन्ट्रास्ट एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं हो रही, जैसे कि रैशेज, इचिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। चेक फॉर कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी। मॉनिटर रिनल फंक्शन एट रिस्क पेशेंट, जो रिस्क पेशेंट है जिन उनके अंदर हमें मॉनिटर करना है रिनल फंक्शंस को। सो दीज आर दी पॉइंट्स रिगार्डिंग पोस्ट प्रोसीजरल केयर। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं IVP के, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं IVP के। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है कॉन्ट्रास्ट की वजह से, कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी हो सकता है, एक्स्ट्राविजेशन हो सकता है कॉन्ट्रास्ट का। एक्स्ट्राविजेशन मतलब कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो एक्स्ट्राविजेट हो जाए फ्रॉम द किडनी और द यूरेटर और द ब्लैडर और थ्रू दी वेसल्स। इट कैन लीड टू लोकलाइज्ड पेन एंड स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट। इसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगी जहाँ पे जो इंजेक्शन साइट होगी वहाँ पे। और इंजेक्शन साइट मेनली हम क्या चूज करते हैं, एंटीक्यूबाइटल वेन, एंटीक्यूबाइटल वेन। दिस इज ऑल अबाउट द IVP। अच्छा, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इंटरप्रिटेशन IVP पे हमें कैसी कैसी चीज़ें दिखती है। नॉर्मल IVP जो होगी उसके अंदर किडनी फंक्शन सिमेट्रिकल होगा, यूरिटर्स जो है वो हमें नॉर्मल दिखेंगी, ब्लैडर विद नो ऑब्स्ट्रक्शन और फिलिंग डिफेक्ट्स। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जो कॉन्ट्रास्ट का एक्सक्रीशन होगा या तो वो एब्सेंट होगा या फिर डिलेड होगा। यूरिटेरल डायलेशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस हमें देखने को मिलेगा। अगर रिनल स्टोन्स होंगे तो रेडियो ओपेक कैल्कुलाई हमें देखने को मिलेगी। ट्यूमर और मासिस होंगे तो फिलिंग डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स होगा तो कॉन्ट्रास्ट रिगरगाइटेशन इनटू द यूरेटर फ्रॉम द ब्लैडर, मतलब कि
ये हमारा ब्लैडर है, ये यूरेटर है। अगर वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स होगा तो जो यूरिन ब्लैडर में आ रहा है, लेट मी चेंज द कलर, जो यूरिन ब्लैडर में आ रहा है वो वापस से यूरेट्रस में क्या होगा, रिफ्लक्स होगा, रिफ्लक्स। अगर वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स होगा तो दीज आर द इंटरप्रिटेशन फाइंडिंग्स ऑन द आईवीपी एंड द अल्टरनेटिव इमेजिंग मॉडलिटीज़ क्या हैं। आईवीपी की जगह पे हम कौन कौन सी और मॉडलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड प्रीफर्ड फॉर डिटेक्टिंग किडनी स्टोन्स एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। सीटी यूरोग्राफी जो है वो मोर डिटेल इमेजिंग देता है हमें यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोलॉजीज़ की। एमआर यूरोग्राफी यूज़ करते हैं जब कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो तब, जब हम सीटी यूरोग्राफी को परफॉर्म नहीं कर सकते तो एमआर यूरोग्राफी को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता। और अगर हम एमआर यूरोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हम T2 वेटेड इमेजेस लेते हैं। एमआर यूरोग्राफी जो है वो 2 फेज़ में परफॉर्म की जाती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक के अंदर हम T2 वेटेड इमेजेस लेते हैं, और जो डायनेमिक होती है, जो एक्सक्रीटरी एमआर यूरोग्राफी होती है, उसके अंदर हम गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट को देके फिर उसके बाद इमेजिंग करते हैं। वो हम अपकमिंग क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हम आईवीपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एमआर और हम रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आईवीपी जो है वो इनकन्क्लूसिव है तो हम फिर किसके साथ जाते हैं, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी के साथ जाते हैं। किसके साथ, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी के साथ। दिस इज़ एन इमेज ऑफ आईवीपी, ये आईवीपी की इमेज है। दिस इज़ अ प्री वॉइड इमेज जिसके अंदर हमें ये कैलिसिस देखने को मिल रहे हैं किडनी के। ये यूरेटर है और ये यहाँ पे ये ब्लैडर है। ये किसकी, आईवीपी की इमेज है। दिस इज़ ऑल अबाउट द आईवीपी। ऐसे ही अगर आप और लेक्चर्स और टॉपिक्स के ऊपर चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि और भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस के टॉपिक है लाइक MCU, RGU, एंजियोग्राफी, कैथेटर्स एंड मैनी अदर टॉपिक्स, तो इस वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए और शेयर करें। थैंक यू।